कहा यह अमृतकाल है भारत का। अगले 25 वर्ष के लिए एक बड़ा टारगेट कि जब हम 75 वर्ष से 100 इयर्स पूरे करेंगे तो भारत विश्व की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा, हम विकसित देश बनेंगे। उन्होंने कहा गुलामी की मानसिकता से अपने को मुक्त करना है, विरासत पे गर्व करना है, इसके लिए सबको कर्तव्य करना है और कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। और आगे क्या बोला? ये 25 वर्ष जो आधार बनाएंगे। पहली बात तो ये युवाओं के लिए हुए 25 वर्ष, क्योंकि 25 वर्ष बाद हम लोग तो बुजुर्ग हो गए होंगे। ये जो युवा हैं यही तो किसी महत्वपूर्ण स्थिति में जाकर देश में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। अब उन्होंने कहा ये 25 वर्ष वो आधार बनाएंगे जो 1000 साल तक भारत का के भविष्य का निर्धारण करेगा। तो बाकी पार्टियों की जो आइडिया है ना, वो 1 चुनाव 2 चुनाव, 2 साल 5 साल, हमारी सोच जो मोदी जी ने बताई, हम 1000 साल और 5000 साल पहले के भारत के बारे में भी सोचते हैं और 500 साल और 1000 साल बाद के भारत में भी सोचते हैं। हम ये 2 और 5 साल की सोच में नहीं रखते हैं। उनकी सोच इलेक्टोरल है, हमारी सोच सिविलाइजेशनल है। सुधांशु जी, जो फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ है, ये कंसेप्ट जो है, एमडी सर बैठे हुए थे और मैडम ऐश्वर्या पंडित जी बैठी हुई थी। मीटिंग में तय हुआ कि हम लोग फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ करेंगे, नई नई आइडियाज़ को किस तरह से ज़मीन पर लोग उतार रहे हैं और हम उसको अपने सेशन में अपने जानने की कोशिश करेंगे। तो सर लगातार ये कर रहे थे कि फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ जो है उसकी पहुंच जो है आम आदमी तक होना चाहिए और यही हमारी कोशिश है जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं। अब जो बात है कि लोकसभा चुनाव में इस बार एजेंडा क्या होगा? एजेंडा क्या विकास, रोजगार या हिंदुत्व? देखिए, हमारा एजेंडा बहुत साफ है। नंबर 1 जन कल्याणकारी कार्य, यानी हर गरीब और वंचित का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है और विकास के उस उजाले को हर उस अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। जैसे हम लोग किसी ज़माने में, जब हम लोग कभी सत्ता में नहीं आए थे, तो एक गीत था जो गाया करते थे कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। तो एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। दूसरा, विकास, स्केल, स्पीड और कॉन्सेप्ट में विकास को उस ऊंचाई तक पहुंचाना है कि आज आपने देखा कि भारत में 37 किलोमीटर पर डे सड़क ही नहीं बन रही है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी के ऊपर हमने बनाया है भारत में। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड भारत में बनकर तैयार हुई है। अभी आपने देखा विकास की गति, भारत के वैज्ञानिकों की तपस्या और साधना है कि हम चंद्रयान उस छोर पे पहुंचने में सफल हुए जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, साउथ पोल के ऊपर। निश्चित रूप से ये हमारे इसरो के साइंटिस्टों की साधना और तपस्या है, परंतु इसमें मोदी जी की प्रेरणा भी उसी प्रकार से है। अब इस सरकार में हर साइंटिस्ट पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वो किसी षड्यंत्र का शिकार नहीं हो सकता। जैसे नबी नारायण जी को किया गया था, कोई विदेशी शक्ति आकर आपको प्रभावित नहीं कर सकती। कुछ कुछ वैसे समझिए, गंगा का अवतरण हुआ था तो भागीरथ की तपस्या से हुआ था, पर कोई भगवान शंकर बन के सर पे झंझावात लेने को तो तैयार हो। तो ये पहुंचा है तो इसरो के साइंटिस्टों की भागीरथ तपस्या से पहुंचा है, पर वो झंझावात लेने के लिए मोदी जी ने भी प्रेरणा दी ना। इसलिए विकास उस सीमा तक। एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड, याद करिए लेट 50s और अर्ली 60s में जब यूएस स्पेस रेस में यूएसएसआर से बहुत पीछे छुटता चला गया था। 57 में स्पुतनिक भेज दिया रूस ने, पहले उसने लाइका फर्स्ट लिविंग एनिमल भेज दिया स्पेस में, फर्स्ट स्पेस में यूरी गैगरिन फर्स्ट मैन भेज दिया। तो अमेरिका में नासा के साइंटिस्ट डिमोरलाइज हो गए थे। तब जॉन एफ कैनेडी ने उनके अंदर एक जोश भरा था, कहा था 10 साल के अंदर हम चांद पे आदमी भेजेंगे। उसी प्रकार 2019 में जब पिछली बार चंद्रयान 2 जरा सा चूक गया था, तो हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के मन में जो भी हताशा आया था, उस समय आपने देखा किस आत्मीयता के भाव से मोदी जी ने वो डिसीजन लेकर और उनको प्रेरणा दी और पूरी स्वतंत्रता दी। आपको जो जैसे निर्णय लेना है करिए, तो जाके आज ये स्थिति आई। अब उसके बाद आइए राष्ट्रीय सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा हो। आंतरिक सुरक्षा का मैंने आपको उदाहरण दे दिया। अब बाहरी में मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, अभी हमारे फौज के सम्मानित अफसर लोग यहां पूर्व बैठे हुए हैं। एक जमाना था दुनिया में कहीं भी लड़ाई होती है तो हमेशा छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमें प्रताड़ित कर रहा है। यहां उल्टी गंगा बह रही थी। हमारी सरकार आने से पहले के दौर में, अटल जी का 6 साल छोड़ दें, तो पड़ोस वाला जो छोटा और कमजोर था और हम बड़े ताकतवर थे, हम कहते थे वो हमें सता रहा है।
और आज स्थिति क्या है कि अब वो कहता है कि भारत हमको आंख दिखा रहा है। और इतना ही नहीं, आपने देखा चंद्रयान की तारीफ पाकिस्तान में हो रही है। ये कैसे हुई? हमने राष्ट्रीय सुरक्षा को वाय स्तर पर उस सीमा तक मजबूत किया कि 26/11 के हमले के 9 महीने के अंदर जुलाई 2009 में कांग्रेस की सरकार ने शर्म शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया पाकिस्तान के साथ और कहा कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। हमने क्या कहा? हमने कहा शांति वार्ता आतंक के साथ नहीं होगी। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। और पिछले 9 साल, एकमात्र 9 साल हमने कोई वार्ता नहीं की। सुरक्षा और दूसरा आत्मगौरव। अरे कोई भी देश महान कैसे बन सकता है जब तक उसको अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, अपनी विरासत के ऊपर गर्व ना हो, अपने आइडिया पे गर्व ना हो। और वो देश जिसने पूरी दुनिया का ज्ञान विज्ञान में एक दौर में नेतृत्व किया हो, वो, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, आपको पता है दुनिया में इतना बड़ा चेंज कहां से आया था? पूरी जो यूरोप में रिवॉल्यूशन आई, रेनेसां, किसके आधार पे आई? वही सिर्फ भारत की वजह से आई। कैसे? जब 1469 में कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज टर्की की राजधानी इस्तांबुल है, उस पर तुर्कों का कब्जा हो गया, तो यूरोप को लगा भारत के साथ व्यापार करने का, लैंड का रूट ही बंद हो गया। तभी कोलंबस निकला भारत खोजने, तभी वास्को डिगामा निकला भारत खोजने, क्योंकि सबको पता था भारत के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हमारा विकास नहीं हो सकता। इतने आइडियाज जिस देश के पास रहे हों और वो देश हर चीज में बस विदेश से लेता रहे, तो उस पर भी गर्व होना चाहिए। तो हम चारों चीजों, यानी जन कल्याण, विकास, सुरक्षा और आत्मगौरव, चारों को लेकर आगे बढ़ेंगे और नए भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सुधांशु जी, क्या राष्ट्रवाद एक मुद्दा होगा? राष्ट्रवाद को लेकर लगातार जो है आपको घेरने की भी कोशिश की जाती है। यह प्रश्न अपने आप में विडंबनापूर्ण है कि आज ये पूछना पड़ता है कि भारत में राष्ट्रवाद मुद्दा होगा। राष्ट्रवाद तो ऐसा विषय होना चाहिए इस पर कोई किंतु परंतु की गुंजाइश ना हो। इस पर भी लोग दो प्रकार के मत रखते हैं। ये भारत में दुर्भाग्य है। आप बताइए, अभी अमेरिका ने पिछले साल अमन अल जवाहिरी को मारा, कितने अमेरिका के पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा मुझे सबूत चाहिए। ओसामा बिन लादेन को मारा तो कितने लोगों ने कहा कि हमें सबूत चाहिए। हमारे यहां जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई, एयरफोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी नेता ने या मंत्री ने नहीं की। उरी की सर्जिकल स्ट्राइक में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो कैसे कैसे शब्द बोले गए, सबूत नहीं। क्या कहा गया? नहीं, वो बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, वो 30 मरे थे कि 300 मरे थे, यहां तक कहा गया आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे। मतलब आप सोचिए, ये जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव को का पूछा जाना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण। पर मैं कहूंगा 21st सेंचुरी की जो यंगर जनरेशन है, नाउ दे आर इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद किसके साथ खड़ा है। राष्ट्र सदैव राष्ट्रवाद के साथ रहता है। जब तक राष्ट्रवाद के साथ आप खड़े थे, कभी गांधी जी के जमाने में जनता आपके साथ थी, आप छोड़ते चले गए, जनता हमारे साथ आती चली गई। सुधांशु जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश, ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली, जो भी सरकार दिल्ली बनती है, उत्तर प्रदेश से होकर बनती है। कल अखिलेश जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी की स्थिति वहाँ पर गड़बड़ रहेगी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने की फिराक में, जिस तरह से जो वहाँ पर कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? राहुल गांधी क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद मजबूत हुए हैं? क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का ना भाजपा से कोई मतलब था, ना नरेंद्र मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से मतलब था। वो उन विपक्षी दलों को आईना दिखाने के लिए थी, क्योंकि जिन बहुत से विपक्षी नेताओं के मन में ख्वाब बुलबुलाने लगे थे ना कि वो विपक्ष के मुख्य नेता बन सकते हैं, जिसमें तेलंगाना वाले केसीआर जी भी थे, ममता बनर्जी थी, अखिलेश यादव जी भी थे, केजरीवाल जी थे, नीतीश कुमार जी थे, शरद पवार जी थे। सबको कांग्रेस ने हैसियत दिखा दी, देखो भैया कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम हैं, तो तुम हो कहां भाई एक राज्य के अलावा। और आप दूसरी बात देखिए, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेके आई? सब दलों को हैसियत दिखा दी, देखो भाई मुकाबला तो हमसे है, तुमको तो 5-5 मिनट बोलने को मिला, मेन तो हम बोल रहे हैं। तो ये सारी राहुल गांधी जी की यात्रा केवल विपक्ष में कांग्रेस की अप्रासंगिक होती हुई भूमिका को स्थापित करने के लिए थी। इसका पार्टी, भाजपा, मोदी जी, इससे कोई मतलब नहीं। उससे कोई और मतलब संयोग से जी, अब मैं ये कहूंगा, वो जीत गए कर्नाटक। अब आपको लगता है कर्नाटक जीत से सबसे ज्यादा धक्का किसको लगा होगा? किसको धक्का लगा?
अरे वही जो सब ख्वाब सजोए बैठे थे कि वो कांग्रेस तो कमजोर हो रही है, अब नेता हम होंगे। केजरीवाल जी, नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी जी, अब उनको लगा रही है तो खेल रहे। बड़ी बात करें सुधांशु जी। तो सुनिए, अब उनके साथ स्थिति क्या हो गई, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो भाजपा की हार का जश्न मनाएं या अपने अरमानों पर गिरी हुई बिजली का गम मनाएं। तो उनकी तो स्थिति ये हो गई कि न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। अच्छा अच्छा, सुधांशु जी, जो आपके विपक्ष में जो INDIA जो अलायंस बना है, उसके बारे में आपकी सोच क्या है? क्या जो आपके नेतृत्व में यानी NDA का जो गठबंधन है, क्या उसको चुनौती दे पाए? सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अगली सरकार, आपने लालू प्रसाद यादव को सुना हो, अखिलेश यादव कह रहे हैं, उधर जो है MK स्टालिन कह रहे हैं कि सरकार जो है अगली जो बनेगी वो INDIA का ही बनेगा। देखिए, पहली बात तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोला था कि इसका मतलब क्या है, मान लिया जाए कि UPA समाप्त हो गया तो UPA का अंतिम संस्कार हो गया, पहले तो ये मान लेना चाहिए। अगर नहीं है तो नाम बदला है ना, तो ये बताइए नाम कौन बदलता है? कोई कंपनी जब दिवालिया हो जाए तो नाम बदलती है कि मेरे देनदार आके मेरे को ढूंढे नहीं, या फिर कोई किसी अपराध या ऐसी किसी गलत गतिविधि में संयुक्त हो जाता है तो अपना नाम बदलने की कोशिश करता है, परंतु नाम बदलने से काम नहीं बदलता है। आपको याद हो कि मोदी जी ने पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव पर एक कविता की एक पंक्ति भी सुनाई थी। वो काका हाथरसी की कविता की वो पंक्ति है जिसमें उन्होंने कहा था कि नाम कुछ भी हो, आपका काम नहीं बदलता। जैसे उन्होंने बोला था कि दूर युद्ध से भागते नाम भले रणधीर, और भाग्य चंद की आज तक खोई है तकदीर। तो उसकी आगे की लाइन में आपको बताया था, उसे कहते हैं काम धाम से है नहीं नाम का सामंजस्य, किसी पार्टी के नहीं झंडा राम सदस्य। और का नाम बदल लो पर न बदले भाग्य की रेखा, स्वर्ण सिंह के हाथ कड़ा लोहे का देखा। तो इसलिए नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है, जो आखिर में आपका काम बोलता है। मगर क्या करें, ये तो नामदार हैं, तो नाम ही के ऊपर अपना आधार रखने का प्रयास करते हैं। अच्छा सुधांशु जी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद, इन तीनों के खिलाफ जो है बीजेपी बड़ा अभियान छेड़ रखा है। प्रधानमंत्री ने भी लाल किले के प्राचीर से कहा, संसद में भी बातें आई जब प्रधानमंत्री नो कॉन्फिडेंस मोशन पर रिप्लाई कर रहे थे। ये जो मुद्दा है, कितना आप मानते हैं कि कारगर होगा, जनता इसको अपने हाथ में लेगी? देखिए, मैं तीनों बिंदुओं के ऊपर दो दो पंक्ति में उत्तर देने का प्रयास करूंगा। भ्रष्टाचार ने इस देश को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई है। यदि ईमानदारी से कार्य किया गया, जैसे उदाहरण के लिए आपको पता है मनरेगा और अन्य योजनाओं में कुल मिला के 10 करोड़ से ऐसे लोग पाए गए भिन्न भिन्न योजनाओं में जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये पैसा कहां जा रहा? आपको पता 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक जा रहा था ऐसे लोगों के में जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। इसका मतलब पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा था। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, भ्रष्टाचार ने देश को कैसे नुकसान पहुंचाया। हमने चंद्रयान अभी भेजा, इससे पहले भी की भी सरकारों में हम सैटेलाइट बनाने में सक्षम थे। पर बताइए, जो देश सैटेलाइट बना सकता वो फाइटर प्लेन नहीं बना सकता। ये बात लॉजिकल लगती है क्या? अब आप बताइए, हम मिसाइल बनाते थे, ऐसी बात नहीं, शॉर्ट रेंज मिसाइल हमने राजीव गांधी के जमाने में ही बनाई। इस समय तो हम मिसाइल एक्सपोर्ट करने लगे। हम इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल नहीं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM भी बना सकते थे, पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकते थे। ये बात तर्कसंगत लगती है क्या? तो सिर्फ मोदी जी ने ही आकर क्यों शुरू किया डिफेंस प्रोडक्शन? इसका मतलब पिछली सरकारें बनाना नहीं चाहती थी ताकि खरीद होती रहे, और खरीद के साथ जो बाकी कुछ चलता है वो सब कुछ चलता है। समझिए, इसने देश के आर्थिक नुकसान कितना किया और देश की सामरिक शक्ति को मजबूती देने में कितनी बाधा उत्पन्न की। दूसरा, आप परिवारवाद की बात कहते हैं, तो देखिए क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं परिवार और परिवारवाद में अंतर है, जैसे पूंजी और पूंजीवाद में अंतर है। पूंजी सबको चाहिए जीवन यापन करने के लिए, धन तो पैसा चाहिए ही, पर पूंजीवाद क्या है, सारा मेरे पास। किसी व्यक्ति के परिवार का व्यक्ति कोई राजनीति में नहीं आएगा ये नहीं कहा जा सकता, पर मेरे ही परिवार का शासन रहेगा। वो क्या है, जैसे आप सबको ध्यान हो अगर कि भारत अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था रावी के तट पर कांग्रेस ने, इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे तय किया। मगर उसमें अध्यक्षता किससे किसको मिली थी? मोतीलाल नेहरू जी से जवाहरलाल नेहरू को, और 2023 में उन्हीं के हाथ में। ये होता परिवारवाद। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा अमृतकाल, तो ये बताइए आप में से कोई बता सकता है 2047 में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा? भाजपा का नेतृत्व किसके पास होगा? कोई बता सकता?
मगर इन सारी पार्टियों में बिल्कुल आप दावे के साथ कह सकते हैं कि यदि ये पार्टियां रहीं तो 2047 में भी इनका नेतृत्व हम परिवार के ही हाथ में होगा। ये होता है परिवारवाद और जिसकी वजह से जो देश के युवा है उसको आगे बढ़ने में समस्या। और दूसरा मैं तुष्टीकरण की बात करता हूं। देखिए ये एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया भारत के खिलाफ। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। बताइए कि अगर यह बात कहते हैं तुष्टीकरण की बात, तो सिर्फ एक ही के लिए क्यों? इस देश में मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, ये बताइए सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन है? मोस्ट एजुकेटेड पारसी, जोरोस्ट्रियन 0.1% की माइनॉरिटी है। सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग और इनकम टैक्स देने वाली कम्युनिटी कौन है? जैन, ये भी 1% के आसपास की माइनॉरिटी है। सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। भैया सब तो आगे बढ़ रहे हैं, अब जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी है उसी को लगता है कि हमारे साथ समस्या है और वो पढ़ाई में भी पीछे, लिखने में पीछे, सारी चीजों में पीछे। उसका कारण और कुछ नहीं है, ये 60-70 साल से उनके दिमागों में, मतलब साफ साफ मैं कह रहा हूं, मुस्लिम समाज के दिमागों में भरा गया और उनको कट्टरपंथी लोगों के साथ जोड़ के रखा गया। इसीलिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमने 2002 में डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया। आलमे इस्लाम में डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ है और मैं कह सकता हूं पिछले 500-700 साल में पैदा हुआ है। तब से कभी बगदाद का हिकमत रहता होगा उस जमाने के बाद से, उसको सारे सेक्टर उसके खिलाफ हो गए। एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे कि कलाम साहब राष्ट्रपति नहीं बनने चाहिए। 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई लाल किले पे किसने बजाई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। उनको भारत रत्न कब मिलता है? 2001 में, अटल जी की सरकार में। 50 साल तक कांग्रेस को याद नहीं आई। उनको अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा नहीं लगता है। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, कौन गया सेकुलरिज्म वाला? प्रधानमंत्री जी ने उनको पूरे परिवार को बुलाकर, उनकी पत्नी भी थी, सम्मानित किया। तो उनको अच्छा और सच्चा मुस्लिम अच्छा नहीं लगता है, अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। इसलिए जानते हैं मुसलमानों की गति क्यों हुई? वो गति इसलिए हुई कि उनको ये समझाया गया कि मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, और फिर यह भी समझाया गया वो बीजेपी आरएसएस को तुमसे बड़ी अदावत है। और वो अदावत और मोहब्बत के जाल में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। सुधांशु जी, एक आखिरी प्रश्न है। आइडिया ऑफ इंडिया फॉर बीजेपी हैज आल्सो इवॉल्व्ड। ये सवाल है आपसे। आइडिया ऑफ इंडिया फॉर बीजेपी हैज आल्सो इवॉल्व्ड। देखिए, जो लोग आइडिया ऑफ इंडिया फॉर बीजेपी एज इवॉल्व कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं उन लोगों की गलतफहमी है। ये देश, वो लोग वो हैं जो मानते हैं देश 47 में हुआ था। अरे साहब, ये तो वो देश है जो अनादिकाल से चला आ रहा है, सनातन राष्ट्र है, चिरंतन राष्ट्र है। ये वो राष्ट्र वो है जिसके लिए ऑर्थर शोपेनहावर ने, जिसने उपनिषदों का जर्मन में अनुवाद किया, उसने कहा कि अगर आपको मनुष्य का सबसे विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारत के आकाश के नीचे आना होगा। ये वो है जिसके लिए एनी बेसेंट ने कहा कि दुनिया का सबसे साइंटिफिक और सबसे फिलोसॉफिकल, सबसे कंपैशनेट थॉट जो है वो भारत में आके मिलेगा। बताएं आइडिया ऑफ भारत क्या है? एक हमारा प्राचीन श्लोक है, गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गा वर्गास्पद भाग हेतु भवंति भूया पुरुषा सुरत्वात्। इसका अर्थ है वो भारत भूमि धन्य है, देवता भी जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं। चूंकि स्वर्ग और अपवर्ग के समस्त सुखों का भोग करने के बाद, यानी हजारों वर्ष तक देवताओं की स्थिति में रहने के बाद भी इस भूमि पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि मोक्ष का मार्ग यहीं से जाता है। और आइडिया वो है जो श्री अरविंदो ने कहा था कि पूरे शरीर में जो स्थान आत्मा का होता है वो इस विश्व में स्थान भारत का है। और आइडिया वो है, और उसको कैसे मोदी जी ने चरितार्थ किया, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने आकर जब इंटरनेशनल योगा डे शुरू किया, 170 से अधिक देश उसके सपोर्टर नहीं बने, सेकंड प्रपोजर बने। यूएन में आज तक कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं, 170 से अधिक देश सेकंड प्रपोजर बने, जिसमें 40 से अधिक मुस्लिम देश भी थे। और अभी आपने देखा लास्ट जून में जब मोदी जी ने यूएन हेडक्वार्टर्स के ऊपर योगा किया, 135 देशों के रिप्रेजेंटेटिव थे। दिस इज अ पॉजिटिव कंपैशनेट मोटिवेटिंग इफेक्ट ऑफ इंडिया ओवर द एंटायर वर्ल्ड। एक एक व्यक्ति जब योग करता है तो वो भारत की उस आइडिया से प्रभावित होता है। और ये योग है क्या? हमारे वेदों में षट दर्शन है, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत, उसी में से तो एक योग है। इसलिए अंत में मैं कहना चाहूंगा, हमारा आइडिया जानते क्या है? वो जिसको आप कई बार लोग कहने में हिचकते हैं, मैं साफ कहता हूं, हिंदुत्व हमारा वो आइडिया है
जो कि संपूर्ण विश्व को प्रेरित करता है। अटल जी की बड़ी फेमस कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग में हिंदू मेरा परिचय। उसका एक छंद है जो कहता है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान। हमारा आइडिया यह है, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सुधांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और फेस्टिवल और आइडियाज़ में आपने जो बात कही, क्योंकि अगर सुधांशु जी जो बात रखते हैं, दर्शक जो हैं मंत्रमुग्ध रहते हैं। और संसद में भी इनका कमोवेश ऐसा ही दृश्य रहता है, जब अगर किसी जो डिबेट होता है उसमें जब हिस्सा लेते हैं तो इनके बातों को चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष बड़े ध्यान से सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Absolutely. Thank you so much, Mr. Sudhanshu Trivedi, Member of Parliament, Rajya Sabha, for joining us at the Festival of Ideas. I request Dr. Aishwarya Pandit Sharma to present a small token of appreciation to Mr. Sudhanshu Trivedi. Also, many thanks to Rakesh Singh for moderating this session. Of course, it is political season.